अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 25 आज हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका जो चैप्टर 6 है और उसके हवाले से भी है और कुछ मैं केस स्टडीज़ इसमें डिस्कस करूँगा जो हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ी हैं। तो इसको प्लीज़ थॉरली इसको चेक कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इससे केस स्टडी आपको मैं दूं और वो आपको सॉल्व करनी होगी सब्जेक्टिव के पेपर में या ऑब्जेक्टिव के पेपर में, वो आपको पैटर्न में आपको बता दूंगा। तो आइए इस केस स्टडी को आप समझने की कोशिश करें और ये समझें कि केस स्टडी कैसे हल की जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर है आज, केस स्टडीज़ एंड चार्ट इंटरप्रिटेशन। तो पहली केस स्टडीज़ में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केस स्टडीज़ में सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप उसको इंतहाई गौर से रीड करें, ठीक है, और रीड करने के बाद देख लें कि को कौन से पॉइंट हैं या क्या उस केस स्टडीज़ में से आपको पूछा जा रहा है। मैं आमतौर पे 4 या 5 सवाल नहीं देता, आमतौर पे 1 या 2 उसके आंसर होते हैं। आपको सिर्फ वही लिखना है प्रिसाइजली, कोई मज़ीद बातें उसमें नहीं लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि केस स्टडीज़ क्या है और इसको हम किस तरह सॉल्व करें। और ये मैंने जितना अर्सा इंडस्ट्री में गुजारा है और उसमें इसके लिहाज से और कुछ सेमिनार्स में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिस्कस होती हैं। तो मैंने आपको ये केस स्टडी इसलिए लाया कि कल आपको जब मार्केट में जाएँ, आप इंडस्ट्री में जाएँ, तो इनको समझ सकें, ठीक है? क्योंकि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर केस स्टडीज़ का सॉल्व होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अपनी जो नॉलेज है वो आप अच्छी तरह उसको रीड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक केस स्टडी देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। चले जनाब, ये एक केस स्टडी है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। अ कंपनी यूज्ड टू मार्केट प्रोमेथazine टैबलेट इन अ ग्लास बॉटल। They decided to change over a blister packing. The recommendation made by technical staff were to use PVDC on the blister. Management, however, decided to get for PVC because it was cheaper than PVDC. What they did not realize that PVC is more permeable to atmosphere than PVDC. The management skipped the stability testing of the product in the new packaging and the product was pushed into market. The tablet had turned brownish. देखिए यहाँ पे ये डिफेक्ट आ गया. The tablet had turned brownish. The regulatory agency also got involved in eventually. The company had to recall around 20 batches of the product from the market, the cost of which was in 10 millions. अच्छा जनाब, देखिए सिंपल सी बात है कि एक कंपनी ने प्रोमेथाजीन, आपको पता है कि वो एंटी एलर्जिक ड्रग है, फार्माकोलॉजी ग्रुप है इसका, और ये लाइट सेंसिटिव, इंतहाई लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इससे पहले ये ग्लास बॉटल में पैक होती थी। उन्होंने कहा कि इसको हम जो है ब्लिस्टर पैक पे लेके आए हैं। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने, जो टेक्निकल स्टाफ ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब इसको हम ऐसा करते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो आपकी जो फॉइल होती है आपकी पीवीसी फॉइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके हम अंदर इसको हम पैक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, जबकि रिकमेंडेशन ये थी कि पीवीडीसी की जाए, क्योंकि पीवीसी है पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड, ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है और लेस परमेबल होती है, मतलब इसमें लाइट आने का जो चांस है वो ज़रा कम होता है। लेकिन चूंकि वो पीवीसी सस्ती थी, इसमें लिखा कि मैनेजमेंट हाउएवर डिसाइडेड टू गो फॉर पीवीसी, क्योंकि पीवीसी सस्ती है तो हम इसको क्या करते हैं, पीवीसी पे हम ले जाते हैं। अब उसके कॉसेस क्या हुए कि बहुत ही भयानक नतीजे हुए। एक तो ये हुआ कि जब इसको पीवीसी में पैक किया गया तो टैबलेट जो है वो ब्राउनिश हो गई, मतलब उनका कलर जो है वो चेंज हो गया। और जब वो मार्केट में पहुंची तो उस वक्त तक भी जो टैबलेट्स मिल रही थी, जो अपनी असल उसकी जो कलर था, जो हो सकता वाइट हो, वो ब्राउनिश टैबलेट मिलने लगी।
अब रेगुलेटरी एजेंसी जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई भाई कि ये तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मार्केट में है, तो वो मार्केट से बैच उनको उठाने पड़ गए, उनको रिकॉल करना पड़ गया, जो तकरीबन 10 मिलियंस, 10 मिलियन, 10 मिलियंस तकरीबन आप समझ लें कि 1 करोड़ रुपया अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 10 मिलियंस का जो है वो तकरीबन वो उसका नुकसान हुआ। जबकि अगर वो पहले डिसाइड कर लेते कि इसको हमने पीवीसी के बजाय पीवीडीसी में है, जो कि मुश्किल से 0.2 मिलियन की थी, तो आपने 2 लाख बचाने के चक्कर में 1 करोड़ रुपया ज़ाया कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ? The recommendation made by the technician were to use PVDC on the blister. The management, however, decided to go for PVC because it was cheaper than PVDC. What they did not realize that the PVC is more permeable to atmosphere than PVDC. The management skipped the stability testing. उन्होंने मैनेजमेंट की जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है उसको भी स्किप कर दिया, छोड़ो यार बस पीवीसी में पैक करो और दो। अब मेरा क्वेश्चंस क्या है या इसका सॉल्व क्या बनता है? आइडेंटिफाई द बेसिक क्वालिटी टूल विच इज नॉट एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट इन द अबव केस। वो क्या टूल था जो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए था आपकी नज़र में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आए? ये एक बेसिक टूल है। अब कौन सा टूल इसमें अप्लाई होना चाहिए था? जी, मैनेजमेंट को कौन सा टूल अप्लाई करना चाहिए था और कि जिससे ये चीज़ें जो है वो सॉल्व होती है? अब देखिए हमारे पास टूल कौन कौन से हैं। हमारे पास है ग्राफ, चेक शीट्स, पैरेटो, ओके, और के बाद कंट्रोल चार्ट्स, रिग्रेशन और हिस्टोग्राम। ये हमारे पास 60 टूल है। आपके ख्याल में कौन सा टूल होना चाहिए था? देखिए चूंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि हमें वो इफ़ेक्ट तलाश करना चाहिए था, इफ़ेक्ट और कॉज तलाश करना चाहिए था। जो इफ़ेक्ट आया और जो कॉजेज़ हुए वो तलाश करने चाहिए। तो आपको पता है जहाँ इफ़ेक्ट और कॉज़ मालूम करनी है तो कौन सा टूल लगाते हैं? जी, जी, कौन-सा टूल? कॉज़ एंड इफ़ेक्ट डायग्राम, ओके। मैनेजमेंट को इसको कॉज़ एंड इफ़ेक्ट से सॉल्व करना चाहिए था। उनको एक डाटा लेना चाहिए था कि भई अगर हम पीवीसी में लेके जा रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी प्रोफ़ाइल कैसा है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? उनको लाइट सेंसिटिव चैम्बर में रखना चाहिए था। आजकल ऐसे भी स्टेबिलिटी चैम्बर आ रहे हैं जिसमें लाइट पास की जाती है, ठीक है? और उसको थोड़ा कुछ अरसे के लिए उसको मॉनिटर करना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने स्टेबिलिटी की ही नहीं, मतलब लाइट तो क्या उन्होंने स्टेबिलिटी को भी स्किप कर दिया। तो ये एक कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का था। बल्कि क कहीं भी कोई भी आप चीज़ चेंज करते हैं ना, तो उसका मैंने आपको बताया था लास्ट सेमेस्टर में, चेंज कंट्रोल फॉर्म पढ़ते हैं। चेंज कंट्रोल फॉर्म क्या होता है बेसिकली? वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का ही पार्ट होता है। कि भाई इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी और क्या इसके पैरामीटर है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं, द बेसिक टूल इन दिस सिचुएशन, cause and effect, cause and effect which is missing by top management before transforming the promethazine tablet from glass bottle to PVC। ठीक है, ये छोटा सा एक आंसर आप लिख दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो ये आपको टूल पहचानना था। और मैनेजमेंट ने कौन सा टूल स्किप किया, कौन सा टूल अप्लाई किया? ठीक है, कौन सा टूल अप्लाई करना चाहिए था मैनेजमेंट को? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जब वो पूरी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको देखता और इसको कहता कि भाई साहब सर ये अगर हम मैंने पैच खराब हो गया हमारा तो हमें इतना लॉस होगा, तो उस सूरत में भी हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टूल था जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक चार्ट की तरफ चलते हैं और ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा जनाब, अब मैं से आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, एज अ क्वालिटी एक्सपर्ट इंटरप्रेटेड द अबव चार्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम माइट बी अकर इन अबव सिचुएशन। देखिए यहाँ पे दो आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं, ये और ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना? तो ये दोनों तकरीबन जो है ना एक किस्म की वैल्यूज़ रख रहे हैं, मतलब ये एक जैसे ही पैटर्न है। अगर आप देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस पे देखिए क्या हो रहा है कि 2 पीक्स बन रही है। ऐसा ही है ना, ए और बी,
दो पीक्स बन रही। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी एक और केस है, इसमें भी देखिए दो पीक्स बन रही, एक ये आपको प्लेट्यू मिल रहा है, एक ये पीक मिल रही और एक ये पीक मिल रही। गो के दोनों का मीन और मीडियन जो है तकरीबन एक जैसा है। पहले इसको समझते हैं, इस वाले केस को देखिए। यहाँ पे क्या मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए एंड बी जब दो पीक्स आए, आपको पता है जब सिंगल डाटा लेते हैं तो आपको पता है एक ही पीक आती है, एक ही बेल शेप कर पाता है, लेकिन यहाँ पे दो बेल शेप करवा रहे हैं और कहीं कहीं ये डाटा आपस में कोइंसाइड भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसी टैबलेट का आप इन प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें दो मीन वाली टैबलेट मिक्स हो गई है, ऐसी टैबलेट मिक्स हो गई है जिनके कुछ वेट तो कॉमन है, जो कॉमन डाटा की फॉर्म में आए, लेकिन इनका मीन अलहदा था। बज़ाहिर शेप में हो सकता है वो एक जैसी हो, लेकिन अगर हम वेट वेरिएशन की बात करें तो दोनों का जो वेट का जो मीन था वो डिफरेंट था। तो आप कह सकते हैं कि इसमें मिक्सिंग ऑफ टू बैच, भाई ज़ाहिर है एक बैच का मीन ये वैल्यू आएगी, दूसरे बैच की मीन वैल्यू ये आएगी, और जो उनकी कॉमन वेट होगा वो इस लाइन में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि इस बैच के जब हम डाटा प्लॉट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो टैबलेट कौन सी है, लेकिन इससे ये डिसाइड हो रहा है कि इसमें दो मीन वाली टैबलेट इसके अंदर मिक्स हो गई है। आइए इसको भी देखते हैं। इस केस में भी यही है कि दो मीन वाली टैबलेट जो है वो मिक्स हुई है, लेकिन दोनों का मीन जो है, सही है ना, और जो मीडियन है वो यहाँ पे इस तरह आ रहा है, मीन और मीडियन इस तरह आ रहा है, लेकिन यहाँ भी मिक्सिंग हुई हुई है क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और है और इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ और है। तो ये एक बाय मॉडल बन गया है। ठीक है, अब आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि बिकॉज ऑफ टू वे पीक्स ऑफ बेल शेप कर्व वी कैन प्रेडिक्ट द प्रॉब्लम इज दैट द टू मीन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न क्या है, ए एंड बी। उसके बाद मॉड, ये भी वही केस है, ये भी वही केस है। क्या हो रहा है कि इन केसेस में क्या हो रहा है कि दो मीन वाली टैबलेट जो है, जिनके दो मीन सेपरेट थे, वो मिक्स हो गई। हमें नहीं पता चल रहा, हो सकता है उनकी शेप भी एक जैसी हो, एक जैसे प्रेस हो। और जब देखिए हमने पता चला कि दो मीन आ रहे हैं, भाई दो मीन तो आने नहीं चाहिए। आमतौर पर अगर सिंगल वेरिएशन प्रोसेस है तो वो तो एक प्लेट्यू बनता है, एक ही पीक बनती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक केस स्टडी थी जो मैंने आपके सामने रखी। हो सकता है कि एग्जाम में इससे थोड़ी मिलती जुलती चीज़ें आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी और ये चार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए जनाब, एक और केस स्टडी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन, ये थोड़ा सा लॉस और ड्राइंग के हवाले से है। और इसमें हुआ क्या है कि केस स्टडी में, एक केस स्टडी तो नहीं कह सकते, या क्यूरीज आप कह लें, छोटी सी है कि आफ्टर रिजेक्टिंग द लॉट ऑफ शुगर ड्यू टू हाई लॉस एंड ड्राइंग। हाई लॉस एंड ड्राइंग का मतलब ये है कि हाई मॉइस्चर कंटेंट। ओके, इसको मैं हाई OLFD मतलब लॉस एंड ड्राइंग जो है वो उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, एक ही बात है। टू बी एडेड इन द सिरप बैच, QC analyst wants to know the possible consequences of high moisture contents in syrup manufacturing from QC manager। हुआ ये है कि एक एनालिस्ट ने एक जो शुगर होती है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा उसका मॉइस्चर कंटेंट था, उसका हाई LOD था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सर ये तो बैच जो है ऑलरेडी वाटर में ही ऐड होगा, शुगर तो पानी में ही ऐड होगी, तो फिर हम इसके मॉइस्चर कंटेंट को ज़्यादा हो भी जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्वेश्चन ये है कि शुगर को पानी में ऐड करना है और शुगर ऑलरेडी मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर है, उसका हाई LOD है। तो वो पूछना चाह रहा है, सर अगर हम क्यों रिजेक्ट करें इसको, वाई वी रिजेक्ट द शुगर बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट। वो ये क्वेश्चन जो है वो अपने QC मैन से पूछ रहा है, सर कोई मसला तो नहीं होगा, हम इसको रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हाउ QC मैनेजर रिस्पॉन्ड दिस क्यूरी।
अब क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर चूंकि एक सीनियर आदमी होता है, वो उसको क्या रिप्लाई करेगा? वो रिप्लाई मैंने पहले भी बताया था लॉस एंड ड्राइंग में, कि भाई अगर शुगर में मॉइस्चर ज़्यादा है, आपको पता है हर सिरप का एक कंटेनर होता है जिसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, उसके पर बनाया जाता है कि फॉर एग्जांपल 250 लीटर है या 50 लीटर है या 100 लीटर है, तो वो जो बैच है उसको एक मार्क तक बनाया जाता है, उसमें शुगर की क्वांटिटी भी फिक्स होती है और एक ख़ास मॉइस्चर कंटेंट पे ही उसको रिलीज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट पे हाई एलओडी पे शुगर को रिलीज़ कर रहे हैं, तो होगा क्या? देखिए, एक तो आप पानी का वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं, ऊपर से आपने हाई कंटेंट भी डाल दिया है शुगर का, तो होगा ये कि जो आपका जो 250 का मार्क है, उससे सिरप ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप तो प्रोटोकॉल के हवाले से चीज़ डाल रहे हो कि इसमें इतने 5 किलो 10 किलोग्राम चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन 10 किलोग्राम चीनी के साथ क्या हो रहा है कि उसका बल्कनेस भी बढ़ रही है। ये होगा कि आपका जो सिरप का जो बल्क वॉल्यूम है वो 250 से 255 या 260 तक हो जाएगा। अब आप परेशान होंगे, यार ये तो मसला हो गया, ये तो बैच साइज तो बढ़ गया। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान इसका ये है कि जब आप 250 के बजाय 260 में वो एक्टिव डाल रहे हैं, तो एक्टिव आपका 250 में पर 5 ml के लिहाज से होता है, उसकी डोजिंग आपको पता है कि सिरप या तो 5 ml मिलीग्राम के लिहाज से होता है या 15 ml के लिहाज से होता है, ऐसे ही होता है ना। ज़्यादातर 5 ml पर मिलीग्राम के लिहाज से वो होता है। तो भाई वो तो ऑलरेडी डाइल्यूटेड है, तो वो जो 5 मिलीग्राम में कंटेंट आना चाहिए, उसकी जो कंटेंट है, कंटेंट तो फिक्स है ना, कंटेंट में तो कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है ना, ठीक है ना। जो उसका एक्टिव है वो तो वही रहे, वो उसने डाला है, चाहे 250 में डले या वो 260 में डले, वो तो वही है। लेकिन अगर वो 260 तक वॉल्यूम आप मेंटेन हो जाएगा उसका, जब जो शुगर की वजह से हुआ है, तो आपका जो कंटेंट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो गया का मतलब है कि वो जो आपका बैच बनेगा, वो पर एम एल या 5 ml के लिहाज से वो बहुत कम निकलेगा और आपका बैच कंटेंट में फेल हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ मॉइस्ट रखे तो आप उसको एज इट इज़ ऐड कर दें, ठीक है ना। एक तो इसका बल्क वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बल्क वॉल्यूम से आपकी जो कंटेंट है वो थोड़ा सा पर एम एल के लिहाज से पर एम एल के लिहाज से या पर 5 ml के लिहाज से वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये एक केस स्टडी जो लॉस एंड ड्राइंग के हवाले से थी, जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने ये केस स्टडी खुद आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर ये ना हो कि आप कहें कि सर ने तो ये हमें नहीं बताया था। तो ये कुछ एग्जाम्पलीफाइड केस स्टडी है जो मैं बताया, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि ये आ जाए, हो सकता है इससे थोड़ी मिलती जुलती आए। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा कि ये जो है असल में बेसिकली ये जो सारा इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट है ना, अगर हम क्लास में बैठ के फिजिकली करते तो आपको ज़्यादा जो है ना ज़्यादा इसमें आप इंटरेस्ट लेते। मैं आपको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ग्रुप्स में बिठाता और आपको खुद एक्सरसाइज करवाता। लेकिन जो मेरे साथ एक ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको तो मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, मतलब बहुत सारे टैबलेट्स मैंने दिए हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन सारे सबके साथ पॉसिबल नहीं है कि वो मैं इतना कर सकूँ, लेकिन ये केस स्टडीज आपको समझना ज़रूरी है। आइए जनाब, एक और केस स्टडी पे चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये एक केस स्टडी आपके सामने आई है, ज़रा पहले इसको गौर से पढ़ें और अब आप मुझे खुद बताएं कि इसके अंदर कौन सा टूल अप्लाई होगा। जी जनाब, क्या है इस केस स्टडी में, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम में हो सकता है इससे मिलती जुलती चीज़ आ जाए। द डेली फाइनल रिपोर्ट ऑफ टैबलेटिंग प्रोसेस कंप्रेजेस फॉलोइंग डिफेक्ट। एक डेली रिपोर्ट है किसी भी टैबलेट के बनने के बाद, और उसमें जो परसेंटेज है डिफेक्ट्स की वो इस तरह से है। ब्लैक स्पॉट 5% है, चिपिंग उसमें 12% आई है। स्पैक जो उसमें स्पैक कहते हैं धब्बों को, जो अनयूजुअल स्पॉट होते हैं, स्पैक्स, वो 43% है। कैपिंग इसमें 10% है। ब्राउन स्पॉट 40 है और छोटे मोटे डिफेक्ट जो है 25% है। अब ये एक डेली रिपोर्ट आ गई और अब आप इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट क्या चाह रही है आपसे? मैनेजमेंट हैज़ गिवन टू इंस्ट्रक्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू मिनिमाइज अप टू 50%। वो कह रही है सारे डिफेक्ट जो है ना, वो
50% से ज़्यादा ना हो, मतलब इसका कम हो। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये 2.5 हो जाए, ये 12 है तो ये 6 हो जाए, ये 43 तो ये 21 या 22.5 हो जाए, ये 5 से 10 हो जाए, ये 40 से 20 हो जाए। अब कहता है हाउ विल अप्रोच अबव इशू एज पर क्वालिटी टूल। आप इस इशू को कौन से क्वालिटी टूल की मदद से सॉल्व करेंगे? जी जनाब, क्या जहन में नाम आता है आपका? जी जी जी, बिल्कुल सही। क्या कहा आपने? पैरेटो चार्ट, बिल्कुल एक्सीलेंट। इसका जो सोल्यूशन है वो आप पैरेटो चार्ट की मदद से बनाएंगे। पैरेटो चार्ट क्या होता है कि आप एक डिफेक्ट होते हैं उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है प्रॉब्लम का वो 43 है, तो 43 का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसका मैनुअल इसका इसका एक्सेल का टेम्पलेट भी है मेरे पास, वो कभी वक्त मिला तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बट डिफेक्ट्स को ऐड करना है। डिफेक्ट्स आप ऐड करेंगे वो खुद ही आपका ग्राफ भी बन जाता है, उसमें हिस्टोग्राम भी बन जाता है। बल्कि डेली नहीं, वो वीकली भी आपको बता देगा, मंथली भी आपको बता देगा। तो कौन सा टूल अप्लाई होगा, कौन सा ये अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे? यस, वी कैन यूज as per as per manual instruction for 50% reduction पैरेटो चार्ट। अब पैरेटो चार्ट बना देंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो 43 है, इसको हमें कम करना है। लेकिन टूल कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा बेसिक टूल इस्तेमाल होगा? वो होगा आपका पैरेटो चार्ट, या जिसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। और उसका एक और नया नाम बताया था मैंने, ABC चार्ट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से हम इसको करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया आ गया होगा। आइए एक और केस स्टडी पे चलते हैं। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरा ख्याल है आपको कर लेनी चाहिए, लेकिन चले खैर, इसको मैं आपके सामने रीड करता हूँ, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। A bottle of aspirin tablet was left loosely closed in the medicine cabinet located in the bathroom. अब ये देखिए यहाँ पे मतलब बताया गया कि लोग अपने हेल्थ केयर को कितना अच्छा रखते हैं। ये हमारा केस नहीं है, ज़ाहिर है हम लोग तो अपने बाथरूम में टैबलेट नहीं रखते हैं। ज़ाहिर है हम तो कोशिश करते हैं कि वो ऐसी जगह पे हो जहाँ मॉइस्चर ना हो। लेकिन चले खैर, इन्होंने थोड़ा सा हो सकता है इनका बाथरूम बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे कोई कैबिनेट बना दिया हो कि a bottle of aspirin tablet was left loosely closed in the medicine cabinet located in bathroom। तो मेडिसिन कैबिनेट आपने रखा हुआ है बाथरूम में। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो बाथरूम जो है वो क्या जो मकसद है कुछ होता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है, बल्कि ऐसी भी जगह पे देखा है कि जहाँ पे वो उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब वहाँ पे गमले भी रखे होते हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ वो होता है बैठ के यहाँ पे। बल्कि एक हैरत अंगेज़ वाक़या मैं आपको बताऊँ, कराची ही की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी, मैं उसका नाम नहीं लेता। उसके अंदर हर वॉशरूम के बाहर एक चेक लिस्ट भी थी, चेक शीट भी थी कि मतलब आपको क्या टॉयलेट साफ़ मिला, क्या वहाँ पे टिश्यू रखा हुआ था, वहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा था, क्या गर्म और ठंडा पानी आ रहा था। मतलब इस कदर जो लोग हैं वो निफासत पसंदी का ख़्याल करते हैं, हर घंटे के लिहाज से वो चेक करते हैं, ठीक है? ख़ैर एनी हाउ, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये टैबलेट जो है वो ज़्यादा पैक नहीं थी, लूजली क्लोज थी। हुआ क्या, आफ्टर अ फ्यू मंथ द यूजर कंप्लेन अबाउट एन अनयूजुअल अडर अपॉन ओपनिंग द कंटेनर। जब किसी बंदे ने उसको यूज़ करना चाहा तो पता ये चला कि उसमें से अजीब सी अनयूजुअल अडर, जैसे कोई सिरके की स्मेल होती है, आ रही है। एंड ब्रॉट टू द बॉटल बैक टू द फार्मासिस्ट। उसने कहा कि यार ये तो गलत चीज़ है, मैं फार्मासिस्ट को वापस करके आऊँगा कि ये तो उसने मुझे फार्मेसी से गलत दे दी है। अच्छा, अब फार्मासिस्ट के पास जब वो टैबलेट पहुंची तो फार्मासिस्ट वाज आस्क्ड टू एडवाइस द पेशेंट, पेशेंट शुड नॉट कंटिन्यू द मेडिकेशन। जब फार्मासिस्ट ने उस टैबलेट को देखा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप ये बिल्कुल यूज़ ना करें। अब क्या वजह है, क्या हुआ, वो जो टैबलेट में से अडर क्यों आया है? देखिए एस्प्रीन है, एस्प्रीन का जो जेनेरिक नेम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जब ऐड होगी H2O के साथ तो वो एसिटिक एसिड बनाती है और सैलिसिलिक एसिड बनाती है, ऐसे ही है ना? अब एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? विनेगर या सिरका।
तो उसमें सिरके की स्मेल आना शुरू हो गई थी। वो जो स्मेल आ रही थी किसकी थी? सिरके की थी, एसिटिक एसिड की थी, टैबलेट की। यहाँ पे हुआ कि वो क्योंकि वो लूजली क्लोज थी, उसके अंदर वाटर में हाइड्रोलिसिस हो गई थी, तो टैबलेट डिग्रेड हो चुकी थी। इस फार्मासिस्ट को तो नहीं पता था कि भाई ये कहाँ रखी है, लेकिन उसने मना कर दिया कि आप इसको मजीद यूज़ ना करें। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट माइट हैपन टू एस्प्रीन? अब जवाब क्या होगा? एस्प्रीन इज हाइड्रोलिसिस बाय वाटर मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि बाथरूम में जा रहा है, वॉशरूम में तो पानी अबंडली यूज होता है, वो हाइड्रोलाइज हो गई और जिसकी वजह से वो एसिटिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में चेंज हो गई। हाउ डिड द फार्मासिस्ट ड्रॉ द कंक्लूजन? फार्मासिस्ट ने यही सोचा होगा कि ये टैबलेट जो है वो लूजली क्लोज थी और इसमें हाइड्रोलिसिस हुआ, लिहाजा इसको मजीद यूज ना किया जाए। तो ये एक सिंपल सी केस स्टडी है जो मॉइस्चर कंटेंट के हवाले से है, एलओडी के हवाले से, जो यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी है। तो इसमें देखिए, वर्ल्ड में, दुनिया में जहाँ भी लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, लेक्चर्स को दिया जाता है, तो कभी भी ये नहीं होता कि आपने एक टॉपिक रटाया और रट रटा के आ गए। रट्टाफिकेशन और मेमोराइजेशन इन एनी केस नॉट अलाउड। आप उसमें से समझे, आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम जो है बेस करता है केस स्टडीज़ के ऊपर। वो बच्चों से स्केचेस बनवाते हैं, बल्कि बड़े लोगों से भी स्केचेस बनाते हैं कि यार इसका डायग्राम बना के ले आओ, इसकी चार्ट बना के ले आओ। देखिए ना, जैसे आपने, मैंने आपको दिखाया था कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या था कि आप पूरा ग्रेजुएशन प्रोसेस बजाय याद करने के बजाय उसका कॉज एंड इफेक्ट बना ले। जैसे मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट में बताई थी, पूरी ग्रेजुएशन प्रोसेस एक ही शीट में बता। तो ये तरीका होता है दुनिया में पढ़ने का, पढ़ाने का। और हम चूंकि अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए हम जो है, जो अप्लाइड चीज़ें होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होती है, वो हमारा स्टूडेंट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता। ज़ाहिर है, जब आपको इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलती है तो वहाँ भी गलतियाँ होती है, काम होती है। जो नया आदमी होता है, चूँकि उसको उसकी ट्रेनिंग नहीं ही होती कि वो केस स्टडीज़ को पहचाने, केस स्टडी को समझ सके। तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता, कहता सर मुझे क्या पता, मैं तो नया आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो प्रॉब्लम आ गई है, मुझे सोचना पड़ेगा, ये करना का। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग है रीजंस की, केस स्टडीज़ की, तो आप ये मसला 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक केस स्टडी थी जो आपको मैंने की। आइए एक और केस स्टडी पे हम चलते हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये केस स्टडी है, इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करें। अब ये समझिएगा इसकी स्टोरी क्या है। यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम 2 वीक वेकेशन। आप जो है वो 2 हफ्ते की छुट्टियां गुजार के आए हैं। यू एंड योर क्यूसी मैनेजर आर गोइंग टू ओवर चार्ट्स दैट हैव बीन मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग योर एब्सेंस। अब आप 2 हफ्ते की छुट्टी पे गए और आपके मैनेजर ने कहा कि यार ज़रा मेरे पास आओ, ये तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो कंट्रोल चार्ट बनाए गए, चले मैं नाम ले लिया, लेकिन चले खैर वो मैं बात बताता हूँ, जो चार्ट्स बने हैं वो जो है वो लेकर आओ। He called your attention to the fact that the one of X chart show the last 50 points to be very near to center line. उसने ये महसूस किया कि जो आखिर के जो 50 पॉइंट्स का डाटा था वो बिल्कुल सेंटर लाइन पे था, मतलब उसमें डेविएशन ना बनाए नाम थी। इन फैक्ट दे ऑल सीम टू बी विद इन अबाउट 1 सिग्मा ऑफ सेंटर लाइन, वो कि 1 सिग्मा भी थे। अब सबसे पहली बात तो ये कि आप पहचाने, खैर वो मैंने नाम ले लिया आपसे। तो डेफिनेटली जब एक्स चार्ट की बारी आ रही है, 6 सिग्मा की बारी आ रही है, तो कौन सा चार्ट अप्लाई होगा? जी, बताइए। जी, कंट्रोल चार्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कंट्रोल चार्ट। अब आपको कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन ये रहा, ये है कि व्हाट काइंड ऑफ बेसिक टूल रॉन्गली टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस सिचुएशन। कौन सा क्यूसी स्टॉक था जो गलत इस्तेमाल किया गया? वो ये था कि यहाँ पे क्वालिटी, वो जो कंट्रोल चार्ट थे, जो कंट्रोल रैंडम कंट्रोल चार्ट थे, रैंडम कंट्रोल चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे वेट वेरिएशन, थिकनेस, वो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए और उनको गलत मैनिपुलेट किया गया। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कौन सैंपल करे यार, एक दफ़ा सैम्पलिंग कर लिए, अगले पॉइंट में भी ये डाटा रख लो, अगले पॉइंट में जब आप एक जैसा डाटा रखोगे और अच्छी टैबलेट बना के रख लोगे जो मीन के करीब होगी, तो भाई आपका डाटा तो बिल्कुल भी
सीधा हो जाएगा या बिल्कुल आपकी लाइन के करीब आएगा। तो ये उन साहब ने किया जो उनकी छुट्टी पे चले गए थे, वो यहाँ पे आए थे। तो इसलिए कि वो देखें, मसला ये होता है कि जहाँ पे गलतियाँ होती हैं या काम होता है, वहाँ गलतियाँ भी होती हैं। इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि आप काम में गलतियाँ ना हो। जैपनीज़ जो है ना, वो गलतियाँ अगर हो जाती है तो गलतियों को वो नेमत समझते हैं, उसको अज़ाब नहीं समझते। कोई भी चीज़ की गलती हो जाए ना, तो वो गलती को वो समझते हैं कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें समझने का, सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि डिफेक्ट को यार छुपाओ यार, अरे बस यार डिफेक्ट पता ना चलना चाहिए। और क्या करता है फिर, हम जाली डाटा बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो इससे आप लर्न नहीं करते। हो सकता है कि प्रोडक्शन वाला जो है वो किसी बाय इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई गलत काम कर रहा हो। आप मुझे बताएं, जब आप एक ही वीन की टैबलेट हर डाटा पे लिखेंगे तो भाई ग्राफ तो सीधा हो नहीं हुआ। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो सॉर्ट आउट की है। हो सकता है कि इसमें मैं किसी और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर योर सजेशन अबाउट ये कि कंट्रोल चार्ट की क्या इसमें प्रॉब्लम है, ये भी आपको पूछा सकता है। लेकिन जो इसमें फिलहाल तो इसमें सिंपल टूल का नाम पूछा गया है, और वो है कंट्रोल चार्ट विच इज़ रॉन्गली टू बी इम्प्लीमेंट। तो ये केस स्टडी थी जो मैंने और आपके सामने रखी। आइए एक और केस स्टडी भी देख लेते हैं। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लीज़ ये लेक्चर जो है ना वो आप जो है इसको बस बस कीजिएगा। चले जनाब, ये केस स्टडीज़ थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रही होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज़ रहती है तो आप उसे इंटरेक्टिव सेशन या बाई मेल या आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुझमें इतनी डिटेल नहीं होती है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या कुछ समय, मेरा ख्याल है मैंने बहुत वजाहत के साथ ये जो है वो लेक्चर जो है वो आप ही की स्टडी बनाई है। मैंने इसलिए बनाई है कि आप एग्जाम में ये ना कहें कि सर ने हमें ऐसा नहीं बताया था। देखिए, अब ये केस स्टडी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने बैच फेल होते भी देखे हैं, बैच पास होते भी देखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखी है, मैनेजमेंट के इश्यूज भी देखे हैं। तो मैं उनको क्या करता हूँ, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक इस पे बुक लिखूँ, किताब लिखूँ, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टूल्स हैं उनको फार्मेसी पे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अल्लाह दुआ करे कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिले और मैं इस पे वर्क कर सकूँ। तो लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करके, आपकी नॉलेज को एक्सेल करके ये मकसद हासिल करता हूँ। चलिए जनाब, ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ मज़ीद केस स्टडीज़ आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने जो लेक्चर्स पढ़ा है, और ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टेड लेक्चर्स हैं, मतलब ये समझने की जस्ट लाइक जैसे कोई वेबिनार होता है, ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं। चलिए जनाब, इसको हम यहीं तक रखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, फिर इंटरेक्टिव सेशंस है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारा जो सेशन है वो 15 दिन से पहले स्मूथली जो है वो एड एड पे चला जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।